तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग को जैसा कि पता है, मैं आप लोग के लिए अगेन 40 का जो है सेकंड एग्जाम का तैयारी करवा रहा हूं। एंड मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी पार्ट 1 लेकर आ चुका था। एंड आप लोग को उसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सारा आप लोग का वीडियो वहीं पर मिलेगा। तो ये मैं पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। पार्ट 2 में आप लोग का 21 से 40 नंबर क्वेश्चन तक करवाऊँगा। मैं बता दूँ, ये सारा क्वेश्चन जो आप लोग का सेकंड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2022 में आया हुआ था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं पहले करवा देता हूँ कि बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद आप लोग का जो है मैं चैप्टर वाइज भी करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते उससे पहले नए चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो 20 तक हम लोग देख लिए थे, 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। 21 देखते, 21 में क्या कहा जा रहा है? एक विद्युत तार जिसका प्रतिरोध R ओम है। ठीक है, तो आप लोग बहुत कोई इंग्लिश मीडियम के भी थे, तो मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के ही है, इसलिए मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो बोला जा रहा है एक विद्युत तार है, मतलब कि एक वायर है, जिसका आप लोग बोला जा रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है? R ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। वह मोड़कर वृत्ताकार बना दी गई, मतलब इसी वायर को जो है ना मोड़ दिया गया है और इसको वृत्त के आकार में शेप दे दिया गया। ठीक है, वृत्ताकार बना दिया गया है। इसका प्रतिरोध इसके व्यास के छोर वाले बिंदुओं के बीच क्या होगा? इसके डायमीटर के अलोंग क्या होगा रेजिस्टेंस? वही पूछा जा रहा। जैसे मैंने बताया, एक वायर है, ये R ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, R ओम का। इसको क्या गया, वृत्त के फॉर्मेट में ले आया, और ये हो गया एक व्यास हो गया ना, डायमीटर हो गया मान लीजिए AB। तो इस व्यास के मतलब क्या बोल रहा है, इसका प्रतिरोध इसके व्यास के छोर वाले बिंदुओं के बीच, इन दोनों के बीच, AB के बीच कितना प्रतिरोध होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ठीक है, तो AB के अक्रॉस हम लोग को पूछा जा रहा है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है, जैसे हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी शेप का रहता है, मान लीजिए वो गोलाकार है, तो उसको हम कुछ इस तरह से घनाभाकार में चेंज कर दिए, तो उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़े ना, क्या हुआ, आयतन हमेशा सेम रहता है। तो उसी तरह इसमें भी क्या हुआ कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R ओम है, तो इसके यदि गोलाकार में, यदि वृत्ताकार में चेंज कर दिए, तो क्या इसका रेजिस्टेंस भी R ही होगा ना, चेंज तो नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि हम लोग को पूछा जा रहा है इसके बीच में डायमेट्रिकली पूछ रहा है। तो बताइए, तो इधर कितना हो जाएगा? इधर जो है आप लोग कितना हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? इधर R/2 ओम हो जाएगा, क्योंकि टोटल R है ना, टोटल R है, और इधर भी R/2 होगा। क्यों होगा? और मैं और एक तरीका से बताऊंगा, इधर भी R/2 होगा। क्यों ऐसा होगा मैं बता दूं? बताइए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, यदि फिर से हम इसको, इस वायर को यदि हम खोल देंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ R/2 और फिर यहाँ R/2, मतलब कि ये दोनों R/2 क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? R ओम, जो कि R ओम दिया हुआ था वायर का। समझ गए? तो हम लोग को इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो अब पूछा जा रहा है कि AB के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस का होगा। तो देख लीजिए, ये R/2 और ये R/2 क्या है? पार्श्वक्रम में, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं? वन बाय R इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं? 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो 1/R1 यानी 1/R/2 + 1/R/2। समझ रहे ना? 1/R इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? 1/R/2 + 1/R/2। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2/R + 2/R कितना हो जाएगा बताइए? 2/R + 2/R। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 2 × 2/R हो जाएगा। 2 × 2/R मतलब 4/R हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 4/R, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R/4। तो R/4 किस में बताइए? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना किस तरह से हुआ कि एक वायर था, उसको वृत्ताकार शेप दे दिया गया, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कहा जा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन 12th के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, मैं एक तरीका बताऊंगा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ठीक है, इसी से मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड पहले मैं समझा देता हूँ फिर है क्या, उसके बाद इसमें लगाकर हम लोग देखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल मतलब जानते हैं ना, विभव होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करंट का फ्लो को समझना होगा। जो करंट है, मान लीजिए यहाँ के रेजिस्टेंस R है और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट हमेशा कब फ्लो करता है? कब फ्लो करता है? हायर से लोअर की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। मान लीजिए कुछ इस तरह से रहेगा, एक वायर रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए A है। पोटेंशियल मतलब क्या?
5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैं ए वोल्ट मान लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बताइए? यहाँ का पोटेंशियल भी तो ए ही वोल्ट होगा ना, बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध नहीं है, यदि प्रतिरोध नहीं होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो भी 5 वोल्ट ही होगा। ये समझ गए ना किस तरह से मैं बताया। यहाँ पर यदि रेजिस्टेंस रहता, यहाँ पर यदि कोई रेजिस्टेंस रहता आर ओम का, तो यहाँ पे क्या 5 वोल्ट लिख सकते थे? जी नहीं लिख सकते थे, 5 वोल्ट नहीं लिख सकते थे। यहाँ कुछ और पोटेंशियल रहता। मान लीजिए यहाँ है पोटेंशियल ए वोल्ट का है, तो यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए बी वोल्ट का रहता है। यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस रहता तब, लेकिन यदि रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल मान लीजिए ए है, तो यहाँ भी पोटेंशियल ए ही रहेगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए, आई होप। मैं किस तरह समझा, और भी डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। अदरवाइज शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी ये जो वायर है वो सारा कुछ समझा सकता था, लेकिन मैं उस तरह समझाऊंगा ना। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि बीच में यदि रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये जो मान लीजिए ये पॉइंट का आप लोग का 5 वोल्ट है, तो ये पॉइंट कुछ अलग रहेगा। मान लीजिए ये 3 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 6 वोल्ट, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसी में यदि कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं रहता और ये 5 वोल्ट रहता, तो ये भी 5 वोल्ट ही होता है। ये यदि 3 वोल्ट रहता तो ये भी 3 वोल्ट ही होता है। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 3 वोल्ट ही होता है, समझ गए? यदि हम मान लीजिए यहाँ पर ए वोल्ट है, तो यहाँ पर भी ए वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा, समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये पॉइंट पोटेंशियल के मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर ए है, मान लीजिए ए वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका भी ए ही हो जाएगा, क्योंकि वायर है, सीधा वायर है ना, प्लेन वायर है, वहाँ पे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वो प्रतिरोध नहीं। प्रतिरोध होता तो फिर चेंज हो सकता था जो पोटेंशियल है, लेकिन प्रतिरोध है नहीं, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ये तो सीधा वायर है, प्लेन वायर है, कहीं भी पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि ये पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट का भी जो पोटेंशियल होगा वो ए ही होगा, समझ गए ना? उस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए ही होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए हो गया, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इसका भी पोटेंशियल ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए मान लीजिए इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट का, ठीक है, दिखा रहा है ना, इस पॉइंट का प्रतिरोध, ये सॉरी पोटेंशियल में सी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, तो बताइए इस पॉइंट का भी प्रतिरोध सी, ये सॉरी पोटेंशियल सी हो जाएगा। प्रतिरोध क्यों बोल दे रहा बार बार, सी हो जाएगा पोटेंशियल। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि देखिए इस वायर में भी, इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं दिया गया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्लेन वायर में जो यहाँ पे ये आप लोग का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सेम यहाँ पर होगा। सी पोटेंशियल मान लिया, यहाँ 4 वोल्ट होता तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट रहता, तो मैंने यहाँ सी मान लिया, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, समझ गए? यहाँ पर इस पॉइंट को ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया एंड ये पॉइंट सी हो गया। अब देखिए इसको फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ कैसे कर लेता हूँ, इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ। ए हो गया और सी हो गया और बी हो गया, हम लोग को ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो अभी मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देखता हूँ। देखिए ये जो आर ओम का रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में है बताइए, ए और सी के बीच में है ना। देखिए ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में बना लिया आर ओम का रेजिस्टेंस। ये देखिए आर ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ आर ओम का रेजिस्टेंस हो गया ए और सी के बीच में। अब बताइए ये जो रेजिस्टेंस है आर ओम का, ये किसके बीच में है, सी और ए के बीच में। देखिए सी यहाँ पर है और ये यहाँ के सी और ए के बीच में, तो देखिए सी और ए के बीच में फिर से हम लोग कर दिया आर ओम का, सी और ए के बीच में आर ओम का हो गया, आर ओम का सी और ए के बीच में, ये 2 रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस को, ये किसके बीच में है, ये भी तो ए और सी के बीच में है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या है, सी, समझ गए ना, तो ये भी ए और सी के बीच में है, ये आर ओम का था, तो ये भी ए और सी के बीच में, इसको भी लगा दिया आर ओम का, ठीक है। अब देखिए जो बच गया ये वाला रेजिस्टेंस, ये किसके बीच में बताइए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पॉइंट तो सी है ना, ये पॉइंट सी है, सी लिखे हैं, तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में मैंने ये आर ओम का लगा दिया। अब देखिए, अब बताइए, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब बताइए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए ये आर ओम का है, 3 आर ओम का है ना, 3 आर ओम का क्या दिख रहा है आपको, 3 आर ओम का ये और ये तीनों क्या दिख रहा है, पार्श्वक्रम में दिख रहा होगा। पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r 1 + 1/r 2 + 1/r 3, तो उस तरह से कीजिए। तो यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट लगाए तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/r + 1/r + 1/3r 3/r हो जाएगा, मतलब कि r इक्विवेलेंट क्या हो गया, r इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो गया, r/3 हो गया। इसके जगह पर, ये पूरे के जगह पर r/3 हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, r/3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक r है, तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके जगह हम r/3 लिख सकते हैं, ठीक है, r/3 लिख सकते हैं। पॉइंट ए यहाँ था और यहाँ पे मेरा हो गया r/3 और यहाँ पे पॉइंट सी था और उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे r था
और यहाँ पे पॉइंट बी था, समझ गए ना। उसकी जगह r/3 लिख दिया क्योंकि तीनों क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, मतलब कि पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ था, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको r/3 लिख दिया। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इस पॉइंट सी को मैं हटा भी सकता हूँ। क्यों हटा सकता हूँ? क्योंकि देखिए ये तो प्लेन वायर है, ये सब जगह तो एक ही पोटेंशियल होगा, तो ये सी नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, वैसे लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। अब बताइए ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है दोनों किस में जुड़ा हुआ, समांतर क्रम में कि अपार्श, ये समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? आप लोग देख रहे हैं ये सीरीज में जुड़ा हुआ, मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। और श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, R1 + R2, तो r/3 + r कितना हो गया, यही और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 4r/3 हो जाएगा। 4r/3 किस में है बताइए, किस ऑप्शन में है? 4r/3 आप लोग ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए पॉइंट पोटेंशियल मेथड से किस तरह बनाए हम लोग, ठीक है। इस तरह और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को इन फ्यूचर, तो इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कहा जा रहा है, दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ में क्या गया, दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ में ऊपर के हिस्से के प्रतिरोध आर, यहाँ पे देखिए आर दिख रहा ना, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस से, तथा निचले हिस्से के आर में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर भी एक आर दिख रहा है, मतलब कि यहाँ मैं आप लोगों को जूम करके बता देता हूँ, ये जूम करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा, मान लीजिए I1 करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर भी करंट कुछ फ्लो होगा I2। तो हम लोग पूछा जा रहा है I1 / I2 कितना होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है, I1 / I2, ठीक है। I1 / I2 कितना होगा, यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। देखिए ऊपरी हिस्से के प्रतिरोध आर से तथा निचले हिस्से के आर में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा, I1 / I2। I1 I2 क्या है मैंने बता दिया। अब बताइए कोई करंट यहाँ पे I निकल रहा है, ठीक है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, यहाँ से कोई करंट I निकल रहा है, ठीक है, कोई सेल है, जो भी बोले सेल बोलना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ही जो है यहाँ पर दिख रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये ज़्यादा रहता इस तरह से रहता तो इसको से आप लोग बैटरी बोल सकते थे, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग यहाँ करंट निकल रहा, I निकल रहा। अब बताइए यहाँ पर जब I यहाँ से जा रहा है तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, बताइए कितना करंट जाएगा। मैं यदि बोलता कि इधर से 2 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पे कितना एम्पियर जाता है, यहाँ पर कितना एम्पियर जाता, बताइए सोचिए एक बार। यहाँ पर 1 एम्पियर जाता और यहाँ पर भी 1 एम्पियर जाता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए सेम है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, ठीक है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। यदि अलग अलग रहता तो अलग अलग करंट पास करता अदरवाइज। और इससे चेक करने के लिए और भी एक तरीका ये है कि आप लोग पढ़े हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर लिखें तो V = I R कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, R वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी V = I R कीजिएगा तो यहाँ पर भी R वोल्ट हो जाएगा, सेम हो गया ना। मतलब कि यहाँ से यदि 2 एम्पियर जाएगा तो यहाँ 1 एम्पियर हो गया और वहाँ यहाँ 1 एम्पियर होगा। बताइए यहाँ से यदि 3 एम्पियर आता तो यहाँ पर कितना होता, 1.5 एम्पियर होता और यहाँ पर 1.5 एम्पियर होता। मतलब कि आधा आधा बढ़ जाता, ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता आधा आधा करके, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। यदि अलग अलग रहता तो अलग अलग बढ़ता करंट। तो यहाँ से मान लिए मैं I गया तो यहाँ पर क्या होगा, I/2 होगा, I/2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, I/2 होगा, ठीक है। तो इसी को मैंने बोला था कि इसको I1 मान लीजिए, मतलब कि हम लोग को निकल गया I1 = I/2, I/2 निकल गया। उसी तरह बताइए I1 I/2 निकल गया, याद रखिएगा। उसी तरह बताइए यहाँ पर फिर I हो जाएगा आपका I/2 और I/2 मिलकर यहाँ पर फिर I हो जाएगा, यही I घूम कर यहाँ आ गया। अब बताइए 3 रेजिस्टेंस है जिसका तीनों का प्रतिरोध सेम है, तो तीनों में बराबर बराबर करंट बटेगा। मतलब कि I को 3 हिस्सों में बांटना है तो कितना कितना बटेगा, I/3 करके, I/3 करके तीनों में। तो मतलब कि यहाँ से I/3 पास होगा, यहाँ से I/3 और यहाँ से भी I/3, मतलब कि I2 क्या निकल गया, I/3, समझ गए ना। I1 हम लोग को निकला I/2 एंड I3 निकल गया I/3, सॉरी I3 नहीं लिखना चाहिए, I2 हमें आगा नाम दिए थे, ठीक है। I2 = I/3। अब हम लोग पूछा गया था I1 / I2, तो I1 / I2 कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, I1 / I2 कीजिएगा तो 3/2 निकल के आएगा। आप लोग डिवाइड करके देखिए, I/2 / I/3 तो 3/2 निकल के आएगा। 3/2 किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में है ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक आयताकार तांबे का कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, तांबे के तार में प्रेरित धारा की दिशा बदलती है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, उसमें एक जो है रेक्टेंगुलर टाइप का आप लोग का जो कॉपर का वायर है, कॉइल है, कॉइल ऑफ कॉपर, ठीक है, इसमें
कॉइल ऑफ कॉपर है जो कि घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करेंट, जो वहाँ पे करेंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन चेंजेस इन वंस, मतलब कि एक बार में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट चेंजेस वंस इन ईच, मतलब कि एक बार कब चेंज करेगा, एक रेवोल्यूशन में, उसको घुमाने में। एक जैसे एक था ना आप लोगों को कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर, इसको एक बार घुमाने से चेंज होगा डायरेक्शन करंट का, कि दो बार घुमाने से, कि हाफ रेवोल्यूशन में, कि क्या। देखिए यहाँ पर हर एक चक्कर में, हर दो चक्कर में, आधे चक्कर में, एक चौथाई चक्कर में, तो इसका आंसर होगा हाफ रेवोल्यूशन में, मतलब कि आधे चक्कर में जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है 25 का भी। ए पीस ऑफ वायर ऑफ, अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन करना ना। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। देखिए एक रेजिस्टेंस आर ओम का है, ठीक है, आर ओम का है, इसको 5 बराबर भागों में काट दिया गया है। ये 1 2 3 इस तरह 5 बराबर भागों में काट दिया गया है। तो 5 बराबर भागों में काटेगा तो सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 बराबर भागों में काटेगा तो R/5 हो जाएगा ना सबका रेजिस्टेंस। अभी करंट वाला में बताया कि 3 रेजिस्टेंस में जाना था करंट को, तो और सबका सेम था, तो कितना कितना गया I/3 करके, ठीक है। तो इसी तरह 5 रेजिस्टेंस में काट दिया गया है आर प्रतिरोध को, तो क्या हो जाएगा R/5 करके, सबका R/5 हो जाएगा। ये 5 हो गया तो इसका हो जाएगा R/5, इसका हो जाएगा R/5, इसका हो जाएगा R/5, इसका भी हो जाएगा R/5 एंड इसका भी प्रतिरोध हो जाएगा R/5। क्योंकि ये सबको यदि हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R ही हो जाएगा ना। R/5 प्लस R/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 R/5 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, R ही हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ था वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इन टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं, ठीक है। समझ गए क्या बोला जा रहा है, पार्श्वक्रम में संयोजित कर दिया गया, ठीक है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' बोला गया है तो R/R' का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हम लोग को, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप लोग R/R', तो पहले हम लोग को R' निकालना होगा। मैंने बताया 5 प्रतिरोध आप लोग को R/5 का कर दिया गया, तो ये एक हो गया, ये आप लोग का, रुकिए, मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, इसके बीच मान लीजिए पांचों को हम लोग जोड़ दिए R/5 रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 5 हो गया। और पांचों का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 ओम का है, ये भी R/5 है, सब R/5 है, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5। तो ये पांचों का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वही R' दिया गया। तो R' क्या दिया हुआ है, इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं बताइए, 1/R इक्विवेलेंट करके। तो 1/R' कर लेते, 1/R' इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, इस तरह करना है। तो सबका रेजिस्टेंस क्या है, R/5 करके, मतलब 1/R1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/R/5। तो इसको पलट के ही मैं लिख देता, 1/R/5 को क्या लिख सकते हैं, 5/R, ठीक है। तो 5 बार ऐसे करना है, 5 बार करना है, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 5 बार करना है। तो मैं सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप लोग ऐड कर लीजिए, तो क्या हो गया, 25/R हो गया। अब यहाँ तो ये तो 1/R' हो गया, तो R' का वैल्यू कितना हो गया, R' का वैल्यू हो गया R/25, R' का वैल्यू हो गया R/25, ठीक है। R' का जो वैल्यू हम लोग को निकला वो R/25 हो गया। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा था, R/R' का वैल्यू पूछा जा रहा था, सॉरी, R/R' का वैल्यू पूछा जा रहा, तो R का जगह R लिख दिए और R' का जगह क्या लिखे थे, R/25 आया था। तो देखिए ये R कैंसिल हो गया, 25 ऊपर चला जाएगा, मतलब 25/1 हो जाएगा, ठीक है। 25/1 किस में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ पहले भी, जो कि मैंने मॉडल पेपर में करवाया था, मॉडल सेट में, ठीक है, मॉडल सेट में करवाया था। तो वो आप लोग नहीं देखे, मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड एग्जाम में उससे नहीं आएगा, लेकिन सेकंड एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से आया हुआ। अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग मॉडल सेट नहीं किए हैं तो आप लोग कीजिए, और किए हैं जो स्टूडेंट कर लिए हैं वो भी कीजिए। 3 सेट है, तीनों सेट आप लोग दोबारा कीजिए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊँ जो कि मॉडल सेट से ही आया हुआ। तो 26 में बोला जा रहा था पावर कौन डिनोट नहीं करता। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे, बहुत सारा वीडियो में आप लोग डिस्कस किए थे। जो P होता है वो VI के इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ ये याद रखना, V इज इक्वल टू IR, बस इसी से आप लोग पावर का तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू VI हो गया, और P इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, जो V है यहाँ पर V दिख रहा है उसको IR से ये कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए।
भी की जगह आई आर लिख दीजिए। तो जैसे ही भी की जगह आई आर लिखेंगे तो ये आई आर इंटू आई हो जाएगा। तो आई आर इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी निकल गया, आई स्क्वायर आर। और एक बार आई की जगह वी बाई आर पुट कर दीजिए, यहाँ से ओम्स लॉ से है ना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो इस आई की जगह हम लोग वी बाई आर पुट कर दीजिएगा। तो भी इंटू आई की जगह वी बाई आर, तो भी इंटू वी बाई आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फार्मूला हो गया पावर का, जो कि मैंने निकालना सिखा दिया। एक याद रखना v इज इक्वल टू आई आर, और एक याद रखना v इज इक्वल टू ये p इक्वल टू वी आई। बस इसी से हम लोग तीनों फार्मूला कर सकते हैं। अब बताइए किस कौन सा ऑप्शन में जो है सही नहीं दिया गया पावर का। आई स्क्वायर आर तो होता है, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, बोल रहा कौन पावर को डिनोट नहीं कर रहा। आई आर स्क्वायर पढ़ाए हैं क्या, पावर का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, तो आई आर स्क्वायर ही गलत है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वी आई तो बताया, वी स्क्वायर बाय आर भी बताया, लेकिन ये तो नहीं बताया ना। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, जो कि पावर को डिनोट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, पावर कंज्यूम्ड विल भी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एक बल्ब दिया गया है, उसका कुछ इस तरह से अनुमतांक दिया गया है, जिसमें आप लोग का 220 वोल्ट और 100 वाट है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है, मतलब कि इसमें भी हमको पावर निकालना है। ऊपर वाला में भी पावर का फॉर्मूला बता ही दिए, तो इसमें आप लोग को पावर ही निकलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग को भी दिया हुआ है एंड आप लोग को पी दिया हुआ है। ठीक है, वाट किसका ऐसा यूनिट है, शक्ति का, मतलब कि पावर दिया हुआ है एंड आप लोगों का पोटेंशियल दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, जो बोले। ठीक है, तो ये दोनों दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। और जैसे ही करंट यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से आई निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भी दिया हुआ, भी दिया हुआ ना ये, तो हम लोग अब पूछा जा रहा पावर कितना हो जाएगा। तो फिर हम लोग पावर का फॉर्मूला निकाल देंगे। यहाँ से तो आई निकल गया, यहाँ भी दिया हुआ, तो भी आई करके हम लोग पावर निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहले यहाँ से हम लोग करंट निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, भी दिया कितना 220 वोल्ट लिख लेते हैं एंड आप लोग का पी दिया हुआ कितना 100 वाट। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू पहले आई निकाल लेना है यहाँ से, आई इक्वल टू पी बाई वी। पी कितना है बताइए, पी 100 है एंड भी कितना है बताइए 220 है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 5 लिख देते हैं, या फिर इसको कैंसिल आउट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ कट जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो हमारा करंट निकल गया 100 बाई 220, आप लोग कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं। करंट निकल गया 100 बाई 220। ठीक है, करंट निकल गया, हम लोग का आई निकल गया 100 बाई 220, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, भी दिया हुआ कितना 110 वोल्ट। ठीक है, और करंट इतना निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग को पावर पूछ रहा, तो पावर का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। तो भी कितना है बताइए 110 है एंड आई कितना है बताइए 100/220 है। देखिए मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पर इजीली कट जा रहा, देखिए 0 0 कटा और ये 11 दूनी 22 हो गया, और इसको इससे कैंसिल कीजिए तो ये 50 हो गया। मतलब कि पावर 50 वाट का आंसर आ जाएगा। 50 वाट किस में बताइए, 50 वाट ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कहा जा रही है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरे को 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो इसमें आप लोग का जो है रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ पहले देखिए, 12 वोल्ट का बैटरी दिया, मतलब कि वोल्टेज आप लोगों को दिया हुआ, वोल्टेज बोलिए पोटेंशियल बोलिए जो बोलना है, 12 वोल्ट दिया हुआ, और आप लोग करंट जो दिया हुआ है वो मिली एम्पियर में, करंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, करंट जो दिया है, ये तो ओम्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है, 2.5 मिली एम्पियर दिया। तो इसको एम्पियर में चेंज कीजिए, मतलब कि ऐसा ही यूनिट में आप लोग को चेंज करना है। तो 2.5 इंटू 10 का पावर -3 कर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ये कहिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ये कहिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। इसी को मैंने उस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने 10 का पावर -3 कर दिया। आप लोग पढ़े हैं ना, ये डिवाइड में है तो ऊपर में ले जाने के लिए वो पावर माइनस में हो जाता है।
ठीक है, 10⁻³ से डिवाइड कीजिए या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे ऐसा यूनिट में चेंज किया तभी सही आंसर होगा, हमेशा ऐसा यूनिट में रखना है। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू V बाई आई, आर इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। और V कितना दिया हुआ बताइए, V दिया हुआ 12 एंड आप लोग का आई कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ जो है ना 10⁻³ तो इसको ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 10⁻³ बन जाएगा ना, समझ रहे ना, 10⁻³ बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसको 1000 लिख देते हैं, 1000 लिख देते हैं। ठीक है, 1000 लिख देते हैं और यहाँ से भी एक पॉइंट को हटा देते हैं और एक जीरो बैठा देते हैं। यहाँ मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, ये पॉइंट को हटा के और एक जीरो ऊपर में बैठा दिया। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, 25 हुआ, ये 4 बार में 100 हुआ, यानी कि 40 हो गया। और ये कितना था 12, तो 12 इंटू 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 12 चौक 36 कर लीजिए। और एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ, 2 जीरो हो गया 3600। तो हमारा रेजिस्टेंस जो निकला वो 3600 ओम निकला, 3600 ओम निकला। ठीक है, और इसको हम लोग किलो ओम में चेंज करना है तो इसको 3.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³, तो इसी को लिख सकते हैं 3.6 किलो ओम। ठीक है, किलो मतलब जानते हैं ना, जैसे मैं बोलता कि 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम है तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 3.6 kg लिख सकते थे, मतलब ये 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये सॉरी 1000 से हम लोग क्या करते हैं, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने ओम को किलो ओम में चेंज करने के लिए क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया बताइए 3.6 किलो ओम। 3.6 किलो ओम किस में बताइए, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए ना, सबसे पहले मिली एम्पियर को जो हम लोग एम्पियर में चेंज किए, एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से जो है डिवाइड कर दिए, या यू कहे कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कहा जा रहा है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर। देखिए इतने सारे रजिस्टर दिया हुआ जो कि बैटरी को सीरीज में संयोजित किया गया है। ठीक है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 2 ओम 3 ओम 4 ओम 9 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 4 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, कितना भी रेजिस्टेंस रजिस्टर जुड़ा हुआ श्रेणी क्रम में हमेशा करंट क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए ये 2 एम्पियर का है, सॉरी 2 एम्पियर नहीं 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। तो सब में यदि हम लोग यहाँ से मान लीजिए करंट आ ही जा रहा है तो 2 ओम पर पूछा जाए कि करंट कितना जाएगा तो वो भी तो आई ही रहेगा। 3 ओम पर पूछा जाए तो करंट कितना जाएगा, ये भी इसमें भी आई ही जाएगा। 4 ओम से भी आई ही जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम में हमेशा करंट जो है इक्वल होता है, मतलब कि सभी रजिस्टर पर इक्वल करंट फ्लो करता है श्रेणी क्रम में। लेकिन पार्श्व क्रम में नहीं, पार्श्व क्रम में क्या सेम रहता है, पार्श्व क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन जो श्रेणी क्रम है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें हमेशा करंट सेम रहता है। तो बस इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लेते हैं। पहले ये चारों आप लोग क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल देते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 3 5 5 4 9 9 9 18 18 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ से करंट निकाल लीजिए डायरेक्ट, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा V इक्वल टू पर है ना आई आर, V इक्वल टू आई आर पर है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। और V दिया हुआ 9 वोल्ट एंड आप लोग आर कितना दिया हुआ, आप लोग आर इक्विवेलेंट निकाले ना, यहाँ आर इक्विवेलेंट निकाले, आर इक्विवेलेंट 18 निकाले तो क्या हो गया 1/2 क्या लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो यही आंसर हो जाएगा। तो यदि इसमें पूछता कि 2 ओम से कितना जा रहा है, 3 ओम से कितना जा रहा है या 9 ओम से कितना जा रहा है, तो भी हम लोग आई इक्वल टू लिखते कितना 0.5 एम्पियर ही लिखते हैं, क्योंकि हमेशा जो श्रेणी क्रम में है वो करंट सेम रहता है, किसी भी रजिस्टर पर करंट हमेशा सेम ही रहता है। तो 4 ओम का पूछ रहा था तो 4 ओम का भी हम लोग का यही सेम आंसर होगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 30 वाला क्वेश्चन तो यहाँ थोड़ा सा छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश से ही समझा दे रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एक जो है स्ट्रेट वायर है, मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर मतलब कि सीधा तार है, वायर है सीधा तार है। उसमें बोला जा रहा है कि आप लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से दिखाई देगा, इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे दिखाई देगा, वही हम लोग पूछा जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है क्या चुंबक क्षेत्र की मैग्नेटिक फील्ड मतलब जाना चुंबक क्षेत्र है, तो बोल रहा है चुंबक क्षेत्र कैसे दिखाई देगा। चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र रेखा है तार के लंबवत होती है, क्या तार के लंबवत होगा, ये तार जो है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा,
कैसे ये दिखाई देगा? चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होगी। क्या इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा? मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है। क्या इस तरह से होगा? मतलब कि तार से ही, मतलब कि इसका जो है उद्भव तार से होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और ये होती है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन, वही हो गया परपेंडिकुलर। रेडियल मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। क्या इस तरह से होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर ऑन द वायर। कुछ इस तरह से, मान लीजिए लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप लोगों को कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ गए? मतलब कि यहाँ इस तरह से होगा, इस तरह से वायर है तो वायर के चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा जो कि मॉडल पेपर में मैंने करवाया था। मॉडल सेट में जो क्वेश्चन मैंने करवाया था वहाँ से दिखेगा। मतलब कि समझ रहे ना मॉडल सेट का कितना महत्व है। पहला एग्जाम में आप लोग का तो मॉडल सेट से आया ही है, सेकंड एग्जाम में भी मॉडल सेट से क्वेश्चन आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मॉडल सेट 3 तक करवाया था वो तीनों वीडियो आप लोग का तीनों सेट फिर से करना है, ठीक है। देख लीजिए, विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना, मतलब द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? किसी वस्तु को आविष्कृत करने की प्रक्रिया। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका ये होगा ऑप्शन नंबर 3, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। मतलब कि प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करेंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप लोग मॉडल सेट देखिए, वहाँ पर करवाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये तो यार बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि सबको पता रहता है। विद्युत जनित्र, ठीक है, यानी जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहा जा रहा है? लघु पतन के समय, ये भी करवाए थे, याद है ना? मॉडल सेट में ये भी करवाए थे। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब कि इंक्रीज हैवीली, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ये भी करवाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास एनर्जी सोर्स। तो इसका आंसर होगा नाभिक ऊर्जा। बाकी सब है, जैसे लकड़ी है, देखिए ना, पेड़ पौधों से लकड़ी मिलता है, गोबर गैस आप लोग का हो गया, कोयला हो गया। कोयला भी कैसे बनता है आप लोग बताएं? कोयला बनने का प्रक्रिया जो होता है बहुत दिनों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद कोयला बनता है। और कैसे बनता है? पेड़ पौधों के द्वारा ही तो बनता है ना, दब जाता है ज़मीन में। तो ये सारा कुछ क्या हो गया आप लोग का जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ कौन उदाहरण नहीं वो पूछा जा रहा है, तो नाभिक ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा जा रहा है बायोगैस का मुख्य संघटक कौन सा? ये भी करवाएं। तो मतलब अभी जो देख रहे हैं ये सारा कुछ क्वेश्चन आप लोग जो मॉडल पेपर से आया हुआ है, तो इसका आंसर होगा मीथेन, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती थी? इसका आंसर होगा थर्मोनाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है ना, इसको और दूसरा नाम से ये भी जाना जाता है थर्मो न्यूक्लियर बम भी इसको बोला जाता है। इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जो है जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिलीज होता है हाइड्रोजन बम से, ठीक है, इसलिए इसको खतरनाक बोला जाता है। जो आप लोग एटम बम पर हैं उससे खतरनाक होता है ये हाइड्रोजन बम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 37। और इसका प्रोसेस जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन से इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में क्या कहा जा रहा है? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से भरा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए ये जो आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण का, मैंने प्रीवियस वीडियो पर भी रिवीजन करवाया था अवतल दर्पण का कि कहाँ पर बनता है। ये हो गया पोल आप लोग का हो गया, ये हो गया फोकस। यदि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ना तभी वो ये बनता आभासी, सीधा तथा बीम से भरा, ठीक है, आभासी, सीधा तथा बीम से भरा बनता। बाकी सब में वास्तविक बनता, आभासी नहीं बनता, वास्तविक और उल्टा बनता। लेकिन आभासी तथा सीधा एक ही आप लोग कंडीशन में बनता है जब वस्तु का हम लोग पी और एफ के बीच में रखें, पी और एफ के बीच में। तो कहाँ वो ऑप्शन देखिए, दर्पण के ध्रुव जो कि पोल हो गया पी तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 38 और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? देखिए तो उत्तल लेंस के सामने हम लोग को रखना है, कहाँ पर रखना है ये हम लोग पूछा जा रहा। तो उत्तल लेंस में हम लोग कहाँ रखते हैं कि बीम के समान आकार का जो है प्रतिबिंब बनता है? तो ये तो आंसर 2 सही जो होगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर 2f1 पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा? 2f2 पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ आप लोग को देख लेना, अदरवाइज मैं आप लोग का जो है इस चैप्टर लाइट चैप्टर एंड आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैं 1 शॉट वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा जल्दी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चाहे
कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता संभवतः दर्पण। ये भी तो करवाया हूँ, या ये तो करवाया ही हूँ आप लोग के लिए, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। या तो समतल होगा अथवा उत्तल। इसमें बहुत कोई जल्दी जल्दी में आप लोग देख लेते हैं, केवल समतल फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 40 नंबर में है। क्या कहा जा रहा है देखिए, ये होमवर्क आप लोग लीजिएगा क्या, वैसे मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो ये चीज़ पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं तो हम लोग कौन से लेंस को लेना पसंद करेंगे, कौन से लेंस का यूज करना पसंद करेंगे। तो देखिए, कोई भी लेंस को यूज करने से पहले हम लोग को उसका खासियत को जानना होगा। ठीक है, जैसे हो गया एक उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस, एक हो गया अवतल लेंस जो इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। बताइए उत्तल लेंस में क्या होता है और जो कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है और अवतल लेंस में क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस ये ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसको उत्तल लेंस बोला जाता है, इसमें क्या होता है सभी प्रकार का इमेज जो है फॉर्म में होता है। आप लोग का जो है रियल भी इमेज बनता है, इसमें रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, मैक्सिमम में रियल इमेज बनता है। लेकिन जो अवतल लेंस हो गया जिसको कॉनकेव लेंस बोला जाता है, इसमें हमेशा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, आभासी बनता है मतलब वर्चुअल बनता है। एक तो वर्चुअल बनता है और साइज में छोटा बनता है, साइज में स्मॉल बनता है। तो इससे हम लोग पता चल गया कि हम लोग छोटे अक्षरों को पढ़ना है डिक्शनरी का, तो हम लोग जब बड़ा दिखेगा तभी ना हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो बड़ा कौन बनाएगा, ये तो छोटा बनाता है उत्तल लेंस, बड़ा कौन बनाता है उत्तल लेंस। तो इससे तो हम लोग पता चल गया कि उत्तल लेंस लेना चाहिए। अब उत्तल लेंस दो ऑप्शन में देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम लोग को फोकस दूरी देखना है कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर ले कि फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर ले। तो फोकस दूरी का बात किया जाए तो फोकस दूरी जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड बोले तो उतना ही बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा बनेगा उतना हम लोग के लिए सुविधा होगा छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो फोकस दूरी कम किस में है, इसमें है 5 सेंटीमीटर, उसमें तो 50 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 40 क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग केमिस्ट्री या मैथ्स का या फिर आप लोग का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का किसी का भी क्वेश्चन आप लोग लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और किस तरह से आप लोग को लगा, मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप लोग किस तरह से वीडियो लगा वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।